अब एक शब्द आता है बृहद क्षरण। ठीक है, सब यूपीएससी के टर्म है, समझिए कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो इसको हमको सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। जो इसी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अनाच्छादन, डीन्यूडेशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो डीन्यूडेशन कह लीजिए कि डीन्यूडेशन के ही तीन प्रकार ये हैं, जो अपक्षय, अपर्दन और बृहद क्षरण। ठीक है, क्योंकि टॉपिक आपका अपक्षय है, लेकिन थोड़ा सा बैक होके हम बताएंगे कि तीनों चीज़ें साथ में समझ में आ जाएं, नहीं तो खाली अपक्षय अगर बताएंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो बहुत सरल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, लिखना उतना ज़्यादा है भी नहीं है। ठीक है, लेकिन समझ में अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले यहीं लिख देते हैं। अनाच्छादन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डीन्यूडेशन। डीन्यूडेशन को अगर परिभाषित करना है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि पृथ्वी की सतह पर कहीं पे कोई स्थान ऊंचा है, कोई स्थान ज़्यादा गहरा है, कोई मध्यम है। ठीक है, यानी सपाट सतह नहीं है। ठीक है, और धरती के में उभार होने की या नीचे धंसने की ये प्रक्रिया भी अनवरत चलती रहती है। अभी हम लोग कल ही इसको समाप्त किए हैं। ठीक है, कि प्लेटें टकराती हैं तो ऊपर उठता है, वलन होता है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, खाइयाँ बनती हैं, भ्रंश बनते हैं, ये सारी चीज़ें कल आप लोगों ने देखा है। जो ठीक है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो हलचल है, उस हलचल के कारण पृथ्वी की सतह पे तमाम सारी स्थलाकृतियों का निर्माण चलता रहता है। ठीक है, कभी रुकता नहीं है, सब इतनी मंद प्रक्रिया है, ये सब हमेशा चलती रहती हैं। कहीं पे पर्वत, पठार, मैदान, तट, इस सब का निर्माण होता ही रहता है। तो ऊपरी भागों में भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि जो भाग ऊपर उठा है उसको काट काट के जो नीचे सबसे है भाग, वहां पे लाके मृदा को जो छोड़ रहा है, यानी समतलीकरण की भी प्रक्रिया साथ चल रही है और उभार की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। जो इस पृथ्वी की सतह पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों प्रक्रियाएं, यानी कोई स्थल ऊपर उठ रहा है या नीचे धंस रहा है, और ऊपरी प्रक्रिया है, ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे भी समतलीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ये दो बातें समझ में आ गई। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में और पृथ्वी के ऊपरी भागों में, यानी सतह के ऊपर और सतह के नीचे, ये दोनों जगहों पर हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होता रहता है। जो है, और इन हलचलों से जो है पृथ्वी की सतह उठती भी है और घिसती भी है। कहने का मूल मतलब ये हुआ। जो तो ये जो प्रक्रिया अनाच्छादन है, ये पृथ्वी के समतलीकरण की प्रक्रिया है। समतलीकरण कैसे होगा? जैसे कोई खेत बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है तो उसको हम लोग लेवलर करवाते हैं। लेवलर का मतलब समतलीकरण करवाते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से, यानी जहाँ पे ऊंचा है जगह वहाँ से मृदा हटा के, जहाँ खाल है खेत या निम्न भूमि है, लो लैंड है, वहाँ पे हम लोग मृदा ला के खींच के छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया आप लोगों ने अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि में देखा ही होगा। सेम ऐसे ही प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों के द्वारा पृथ्वी के सतह पर हमेशा चलती रहती है। जो ठीक है, अब वो चलती रहती है तो उसको नाम क्या देते हैं और क्यों चलती रहती है, यही चीज़ इसमें पढ़ना है। अनाच्छादन और कुछ है ही नहीं। अनाच्छादन का मतलब, डीन्यूडेशन का मतलब कि हमेशा नई नई चीज़ें बनती और बिगड़ती रहती हैं, यानी उभार और समतलीकरण, यानी एक जगह से मृदा काट के दूसरी जगह ले जाके छोड़ना, ये प्रक्रिया हमेशा पृथ्वी की सतह पर चलती रहती है। जो है, ठीक है, अनाच्छादन इसी को कहते हैं। अब वो प्रक्रिया कौन सी है, कौन कौन सी घटनाएं उसमें घटित होती हैं, उसी का नाम है अपक्षय, उसी का नाम है अपर्दन, उसी का नाम है बृहद क्षरण। ठीक है, तो इन तीन शब्दों से आप परिचित आज होंगे। जो है, इन तीन शब्दों से अगर परिचित हो गए तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप में समझ में आएंगी। जो स्थलाकृति जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे। जो लैंड फॉर्म का मतलब कि पृथ्वी के सतह पर जितनी भी दृश्य भूमियाँ हैं जो हम देखते हैं,
ठीक है, वो ऐसे नहीं थे जो, उनका एक समय के बाद में निर्माण हुआ है। कोई पठार देख रहे हों, कोई रेगिस्तान देख रहे हों, कोई बर्फ से ढका क्षेत्र देख रहे हों, कोई तट देख रहे हों, कोई खाड़ी देख रहे हों, कोई द्वीप देख रहे हों, कोई पर्वत पठार देख रहे हों, ये सब जो है पूर्व काल में अगर आप 1000, 2000 साल, 4000 साल पहले अगर चले जाएंगे तो इसी प्रकार, ठीक ऐसे प्रकार न थे और न 2-4 हजार साल बाद भी इस प्रकार से रहेंगे। जो है ये बिल्कुल तय प्रक्रिया है और उसका कारण यही है, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती हमेशा है, बस ये है कि मंद गति से चलती है, जिसको हम लोग ऐसे सामने से मॉनिटर नहीं कर सकते हैं जो। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग देखते हैं। इसमें पहली जो प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं अपक्षय, वेदरिंग। दूसरी प्रक्रिया है अपर्दन। और तीसरी प्रक्रिया है बृहद क्षरण। मास वेदरिंग। ये तीन शब्द जो हैं, ठीक है, तीन शब्द बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे जो। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, आप लोग पसीना नहीं होगा, लाइट जाए चाहे रहे, ठीक है। हाँ, मौसम अच्छा रहता है तो पढ़ना भी अच्छा लगता है, नहीं तो ऊबन होने लगती है। और बना लिए, चलो अब समझना स्टार्ट करो। तो इन तीन शब्दों का नाम इसके पहले आप सुने ही होंगे, ऐसा संभव नहीं है कि आप यहाँ पहुँच गए और इन तीन शब्दों का नाम ना सुने हो, ये संभव है नहीं। हालांकि हो सकता है कुछ लोग ना सुने हों या सुने हों भूल गए हों, तो हम एक बार फिर से इसको याद दिलवाएंगे जो है, और थोड़ा सा देखेंगे जो। पहले आप तीनों का मतलब समझ लीजिए। अपक्षय का मतलब सीधा सीधा आप जान लीजिए कि कोई भी चट्टान टूट फूटने की स्थिति में आ जाए, यानी सड़ने की स्थिति में आ जाए, टूटने फूटने की स्थिति में आ जाए, यानी ले दे के बाद क्या है, कमजोर हो जाए। अपक्षय का सीधा सा मतलब है जैसे आपके शरीर में कोई अंग अगर काम करना बंद कर दे तो धीरे 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 क्या होगा, आप क्षरित अवस्था में आते चले जाएंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे, हड्डियां दिखने लगेंगी, चेहरा पीला पड़ जाएगा, आंखें धंस जाएंगी, ऐसे ये सब लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे, यानी आप एक तरह से क्षरित हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। अपक्षय का सीधा सा मतलब होगा। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप मर जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो अपक्षय का सीधा सा मतलब है कि कमज़ोर होने की प्रक्रिया। और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो आप किसी भी चीज़ से या कोई भी चीज़ आपको बड़ा जल्दी इफेक्ट भी करेगी। जैसे कोविड में क्या हुआ, कोविड में लोग कहते थे प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, काढ़ा पियो, ये लाओ, यानी शरीर की हमको प्रतिरोधक क्षमता बना के रखनी। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब हो गया कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर आपके संपर्क में आता है तो आपकी शरीर उससे लड़ती है, ठीक है। अब अगर आपके शरीर मजबूत है तो हरा देगी कि हटो नहीं आना है जो। अगर आप खुद मरे मरे से हैं, कमज़ोर हैं, अपक्षयित हैं, तो बड़ा जल्दी आप जो है इन्फेक्ट हो जाएंगे जो, और इन्फेक्ट भी हो जाएंगे और बड़ा जल्दी वो बैक्टीरिया आपके शरीर में अपना प्रभाव जमा लेंगे जो। तो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो चट्टानों की अपक्षय के दौरान हो जाती है कम, ठीक है। आप समझिए कि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो चट्टानों की हो जाती है कम। अब प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, जैसे मैंने बैक्टीरिया वायरस का उदाहरण दिया, वैसे यहाँ के बैक्टीरिया और वायरस कौन है, जल, पवन, हिम, तरंगें, ये सब क्या है, ये सब यहाँ के बैक्टीरिया वायरस हैं। ये बैक्टीरिया वायरस इस कमज़ोर चट्टान जो अपक्षयित हुई है उस कमज़ोर चट्टान को ऊंचे स्थानों से काट कर निचले भागों में लेके चले जाएंगे। विशेषकर जल, जल इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो
अपक्षयण का सीधा सा मतलब हुआ। अब ये सारे कारक जो हैं, ठीक है, जो स्थान से एक स्थान से मृदा को दूसरे स्थान पे जब ट्रांसफर करते हैं, उसी को बोला जाता है अपरदन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई बड़ी चट्टान है जिसका अपक्षयण नहीं हुआ है, वो अपरदन के द्वारा बहुत मुश्किल है उसको बह के जा पाना। या तो टुकड़ों में टूट जाए तब बह जाएगी, और नहीं ऐसे नहीं कि आप पूरा पर्वत बह गया, पूरा हिमालय बह के आ गया बस्ती में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक अपक्षयण नहीं होगा तब तक ये वाली प्रक्रिया लागू नहीं होगी। और जब अपक्षयण हो जाएगा तो ये जो कारक हैं, इन कारकों के द्वारा चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो चली जाएंगी, और वो जाएंगी जल के द्वारा। आप देखेंगे तमाम नदियाँ हैं, नदियाँ ऊपरी भागों में खूब कटाव करती हैं, क्योंकि उनकी धारा तीव्र होती है और स्थान जो बहने का होता है वो कम होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में, घाटियों के बीच में देखिए झरना कहीं बह रहा है, कहीं तेज़ी से बह रहा है, जो है दो घाटियों के बीच में पानी, वहाँ कटान करके जो है छोटे बड़े टुकड़े सब शामिल होते हैं। और कहीं बादल फट गया, ठीक है, तो वहाँ से कटान करके नदियाँ और ले आती हैं मैदानी प्रदेशों में। अब मैदानी प्रदेशों में एक अंतर आ जाता है नदी में कि उसकी चौड़ाई जो होती है वो वृद्धि हो जाती है उसमें। चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी तो जल की जो बहने की दर है, स्पीड है, वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी और क्योंकि अवसादी चट्टान है तो कटान भी बहुत होगी और अवसाद आ जाएंगे, तो यहाँ जमना भी शुरू कर देगी। यानी जमने की जो प्रक्रिया होती है उसको निक्षेपण बोला जाता है, भूगोल की भाषा में निक्षेपण। वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसका निर्माण हो जाएगा? जलोढ़ मैदान का, क्योंकि आप गंगा के मैदान के रूप में आप देख ही रहे हैं। जो और आगे जाएंगे, जो सबसे बारीक कण होगा वो सबसे बाद में रुकेगा, जो बिल्कुल जल में घुला होगा, ठीक, वो जाके बंगाल के डेल्टा के पास रुकेगा, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। जो सबसे बड़े पदार्थ होंगे, बड़े टुकड़े होंगे, वो सबसे पहले रुक जाएंगे। थोड़ी दूर आएंगे, कहीं अपना स्थान पा जाएंगे तो रुक जाएंगे। जो मध्यम आकार के टुकड़े हैं वो मध्य भाग में रुकेंगे, यूपी और बिहार में, ठीक है, जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। जो ठीक इसी प्रक्रिया पवन भी करती है। पवन मतलब हवा, ठीक है, हवा जहाँ पे भी जो है जलवायु प्रतिकूल है। जलवायु शब्द का मतलब समझ रहे हैं? जलवायु का मतलब वर्षा, तापमान, आर्द्रता, यानी ये सब का समूह जलवायु है। जो ठीक है, जहाँ पे जलवायु प्रतिकूल है, कहने का मतलब कि वहाँ वर्षा नहीं हो रही, या हो भी रही है तो इतनी कम हो रही है कि उतना पर्याप्त नहीं है, ठीक है, तो वहाँ वर्षा नहीं हो रही है तो वहाँ पे जल की मात्रा कम होगी, और चट्टान के जो टुकड़े हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण या तापमान के कारण जो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएंगे, धूल का रूप ले लेंगे। जैसे हवा चलेगी, वो हवा के साथ में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्थानांतरण नहीं हो पाता है, लेकिन इसका भी प्रभाव बहुत होता है। इसका प्रभाव आप मरुस्थलीकरण के विस्तार में देख सकते हैं। देखिए, हर साल जो है पूरी दुनिया में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। अभी देखिए 2011 से 2020 के दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि मरुस्थलीकरण के विरुद्ध दशक मनाए, यानी मरुस्थलीकरण के विस्तार को हमको रोकना है, हमको वृक्षारोपण करना है। जिन क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण है वहाँ सिंचाई की नहरें बनानी हैं, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है, ये सब काम करना है कि पवन के द्वारा जो नए मरुस्थल बन रहे हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पे वायु जा रही है और उड़ के वहाँ पे बैठ जा रही है, वही मरुस्थल बन जा रहा है, ठीक है, तो उसको रोकना है। जो ये दोनों रोकने काम हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार इसे बहुत करती हैं। जो आप देखेंगे, अगर गए होंगे जो है राजस्थान में, तो जब आप मरुस्थल में पहुंचने वाले हैं उसके अगर पहले 10-20 किलोमीटर देखेंगे तो बहुत भारी मात्रा में वृक्षारोपण करवाया गया सरकार के द्वारा, जो है कि मरुस्थलीकरण का विस्तार न होने पाए। तो इसके द्वारा भी जो है अपक्षयित, अब वो धूल के रूप में चट्टान है, वो क्या अपक्षयित चट्टान है। अपक्षयण केवल नहीं कि पानी मिलेगा तभी उसका अपक्षयण होगा, जो तापमान से भी होगा, ह्यूमिडिटी से भी होगा, ठीक है, तो अपक्षयण किसी रूप में भी हो सकता है। जैसे आपके गांव में देखिए पुराना घर होगा, उसकी जो बाहरी दीवार होगी, उसके जो प्लास्टर होंगे वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। जो अब कई बार ईंट भी सड़ने लगती है, बिल्कुल ईंट टूट टूट के बिल्कुल जैसे सिंदूर होता है ना, उसी कलर का बिल्कुल वो सड़ जाता है। यानी उसका तापमान के कारण, आर्द्रता के कारण, अगर कहीं पे टेम्परेचर भी खूब है और आर्द्रता भी खूब मिल जा रही है,
तो वो आपको क्षयित कर देगी। कोई भी पदार्थों को धीरे धीरे क्षय अवस्था में आ जाएगा। लोहा भी होगा, अगर आर्द्रता होगी तो जंग लगना शुरू हो जाएगी। अब जंग क्या है, अब क्षयण ही है। जंग लगने के बाद में लोहा कमजोर हो जाएगा, जो एक समय ऐसा आ जाएगा टूट जाएगा। जो तो पवन भी अब क्षयित चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है। इतनी बातें समझे। तीसरी बात है हिम। हिम मतलब बर्फ के टुकड़े। ठीक है, अभी आप लोग वायुमंडल नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वायुमंडल जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको, या जलवायु जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है ना। बोलो भैया, कम होता है ना। हाँ, जैसे मतलब आप लोग थोड़ा जानकार हैं। ठीक है, हम ही भूले हुए थे। यानी जैसे सतह से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, यानी अगर आप निचले स्तर पे देखेंगे तो माना जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब कोई भी स्थान जो समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा होगा वहाँ ठंडी उतनी ज़्यादा होगी, यानी तापमान जो होगा कम होगा। एक समय ऐसा भी हो सकता है कि इतनी ऊंचाई हो सकती है कि वहाँ बर्फ वर्फ जम जाए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ या ठंड पड़ने का मूल कारण यही है, क्योंकि उनकी ऊंचाई ज़्यादा है। जो उनकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे बर्फ और ठंडी पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। भले वो एक ही अक्षांश पे स्थित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ ठंड होगी ही होगी, भले अगर जितना निचला क्षेत्र होगा वहाँ गर्मी को होगी। जो यानी ऊंचे क्षेत्र से निचले क्षेत्र में तापमान कम होगा। जो ये बात समझ रहे हैं। एक जो सीमा है, उस सीमा के बाद में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, उसके बाद में बर्फ मिलने शुरू हो जाती है। और बर्फ जब जहाँ होती है तो बर्फ भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है कई बार, और वो भी चट्टानों से रगड़ करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। हालांकि बहुत दूर नहीं स्थानांतरित होगी, अगले बगल के क्षेत्र में स्थानांतरित होगी, लेकिन उससे भी चट्टानों का टूट फूट और स्थानांतरण शामिल होता है उसमें। तो इसीलिए हिम को भी चट्टानों के स्थानांतरण, जिसको हम लोग अपर्दन बोलते हैं, उसका एक दूत माना जाता है। जो जैसे वायु को और जल को माना जाता है, वैसे हिम को भी एक दूत के रूप में माना जाता है। जो मैंने पहले बता दिया है कि जल मुख्य भूमिका में है, लेकिन ये सब भी अपना थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। ठीक है। तरंगे, आप तरंगे विशेषकर तटीय क्षेत्रों में खूब कटान करती हैं चट्टानों का। ठीक है, ज्वार भाटा के समय जल बढ़ता है तेजी से, आके कटाक से जो है कहाँ लड़ेगा, तट पे, और तट पे लड़के थोड़ा बहुत मृदा काट के फिर अपने साथ बहा ले जाएगा, जो फिर आएगा। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जो ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है। जो तो ये भी कटान के लिए और मृदा स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा जो है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में, जैसे आप समुद्र में जाएंगे तो तटीय क्षेत्रों में सबसे किनारे के भागों में आप देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा गहराई नहीं होगी। उसका कारण है कि वो कटान हो के मृदा वहीं आसपास निक्षेपित भी हो जा रही है जो है, तो इसलिए गहराई नहीं। गहराई जब आप दूरी चले जाएंगे तब आपको मिलेगी। तो उसका कारण ये होता है। तो यानी ये 3 कारण अगर देखा जाए तो गौण है। गौण शब्द भी नहीं जानते होंगे, और ये प्रमुख है, मुख्य है। यानी चट्टानों के स्थानांतरण के लिए, अपर्दन के लिए जल प्रमुख कारक है, और प्रमुख के इतर जो कारक हैं उनको गौण कारक कहा जाता है। यानी ये 3 गौण कारक कह सकते हैं। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे मृदा का स्थानांतरण करते हैं, गौण मतलब जटिल नहीं, गौण का मतलब जैसे होता है मुख्य। ठीक है, मुख्य के इतर जो हो, मुख्य के इतर जो हो, यानी मुख्य के बाद की जो स्थिति हो। जैसे मान लीजिए 80% ये अकेले जिम्मेदार हैं, 20% में तीनों हैं। ठीक है, तो मुख्य भूमिका किसकी होगी, उसको 80% है उसका, तो ज़्यादा प्रमुख हो जाएगा जो है। और जो 3 लोग मिलके 20 कर रहे हैं जो, उनको बड़ा कमज़ोर माना जाएगा ना, यानी मुख्य उनको नहीं माना जा सकता। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि जो है ये मुख्य है और ये गौण है, क्योंकि इसकी हिस्सेदारी इससे कम है, यानी अकेले इसकी हिस्सेदारी इन तीनों से ज़्यादा है। जो ठीक है, तो गौण शब्द से आप लोग परिचित नहीं हैं, बड़ा दुख होता है हमको जो। ठीक है, ये सब इसीलिए जो है कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ो। एनसीईआरटी किताबें मतलब आपको जो बुनियादी चीज़ है, जो समझ है, वो आपकी विकसित हो जाएगी। भले आपको समझ पाएँ या ना पाएँ, लेकिन शब्दों पे जो पकड़ आपकी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। जो यूपीएससी में शब्दों पे पकड़ की बड़ी ज़रूरत होती है,
खास करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अगर आप देखेंगे पेपर, ऐसे ऐसे शब्द आपको दिख जाएंगे, ठीक है, कि आप कहेंगे ये भी शब्द है क्या, यादृच्छिक, संजाल, हम तो ये सब शब्द देखे तो हमको ये भी शब्द होते हैं क्या, अब पूछेगा ये सब हैं जो नेटवर्क, जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द इतने कॉमन है कि वो हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। जैसे नेटवर्क हम लोग अंग्रेजी वाला ये शब्द ही हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, कहीं लिखते हुए तो नेटवर्क लिख देते हैं और उसको हिंदी भाषा ने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, ऐसे शब्दों को हिंदी भाषा ने भी स्वीकार कर लिया कि जो आम बोलचाल की भाषा में है उनको हम लोग सीधे उठा के स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनकी हिंदी ज़्यादा क्लिष्ट है, उनकी हिंदी जो है वो ज़्यादा क्लिष्ट है। जो अब कहीं लिख दीजिए कि मोबाइल में बोल दीजिए कि मोबाइल में यार संजाल नहीं आ रहा है, 4 आदमी हंसेंगे, और कहीं बोल दीजिए मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मैं हाँ ठीक है, समझ में भी आ जाएगा। तो अब जो समझ में आए वही पढ़ाना चाहिए जो, इसलिए हिंदी के शब्दों में ये सारी चीज़ें स्वीकार कर ली गई, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होता है वो अंग्रेजी मूल रूप से बनता है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है और ट्रांसलेट करने के बाद में गूगल जब ट्रांसलेट करता है तो बिल्कुल क्लिष्ट वाली हिंदी ट्रांसलेट करता है, जो मूल शब्द हैं वही आके जो है आपके सामने रखे जाएंगे जो, और उससे आप रहेंगे परिचित नहीं। ठीक है, वहाँ कंप्यूटर लिखेगा ही नहीं, लिखेगा संगणक, ठीक है, आप कैलकुलेटर समझ जाएंगे, संगणक का मतलब तो गड़बड़ा जाएगा जो, ठीक है। इसलिए कुछ शब्द हैं जिन पे आप लिखते पढ़ते समय थोड़ा सा गौर करते रहेंगे तो कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती, वो धीरे धीरे आपके आदत में आ जाएंगे जो, ठीक है। तो अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन ये दो मुख्य प्रक्रिया मानी जाती हैं, ठीक है, जिसमें एक में होता है चट्टानों का ढीला होना, टूटना, कुल मिला के कमज़ोर होना, और कमज़ोर होने के बाद में जो अपर्दन के कारक हैं, जल, पवन, हिम, तरंगे, ये सब जो कारक हैं, ये सब एक स्थान से दूसरे या कमज़ोर चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरित करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर्दन। भैया ये दो शब्द आप हमें लगता है परिचित हो गए होंगे, भी थोड़ा लिखा भी देंगे तो आप हो ही जाएंगे जो। तीसरा है बृहद क्षरण, ये इन दोनों से इतर शब्द है जो, लेकिन ये भी अनाच्छादन में भी इसको सम्मिलित कर लिया जाता है समझने के उद्देश्य से, लेकिन इसमें अपर्दन शामिल नहीं होता है, इसमें अपर्दन नहीं शामिल। ये एक्चुअल में इन दोनों का कारक तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, मुख्य कारण इसका जो है गुरुत्वाकर्षण। कोई चट्टान इस प्रकार की है, यानी अपक्षरण उसका इस प्रकार से हो गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं काम कर रहा है, कोई ऐसे को थोड़े खड़ा रहेगा, कितनी देर खड़े रहोगे, कुछ देर बाद अपने संतुलन गड़बड़ा जाएगा, गिर जाएगा आदमी। तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी होता है कि कहीं पे अगर ज़्यादा कटान हो गई, क्या हुआ अमित, कहीं पे ज़्यादा कटान अगर हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम ही लोगों ने किया है खूब, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत इस तरह का है जो, या इस तरह की घाटियाँ उसकी बनी हैं, अब भारत सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं रोड बनाते हैं, उसको काट काट के जो है यहाँ से काट के रोड बना दिए, जो इधर पूरा खाली कर दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें लगा के हाईवेज, ओवरब्रिज, तमाम सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो, अब यहाँ का संतुलन गया गड़बड़ा जो। अब ये चट्टान जो है इस प्रकार से हो गई जो, खड़ी हो गई या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये सतह है। अब कल के डेट में हो सकता है कि ये पूरा जो है ऐसे गिर जाए, तो इसमें अपर्दन शामिल नहीं होता है जो, यानी उसी स्थान पे जो है चट्टानें भरभरा के गिर जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ असंतुलित हो जाता है जो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मास वेदरिंग या बृहद क्षरण। ठीक है, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल इसके लिए उत्तरदायी होता है जो है, कहीं पे भी संतुलन गड़बड़ाया तो काम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पे प्रत्येक जो ऊंची वस्तु है वो किसी ना किसी संतुलन के सहारे ही खड़ी है। हम आप भी अगर खड़े हैं यहाँ पे बिना किसी सहारे के, तो हमारे आसपास में वायुदाब है, ठीक है, तो अभी वायुदाब हटा लिया जाए तो आप उड़ने लगेंगे, खड़े होंगे यहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ, ठीक है, माई को किसी छोड़ देंगे, ठीक है, तो यहीं टंगी रह जाएगी अगर वायुदाब में, या इधर उधर भूलने लगेगी, कुछ भी हो सकता है, जिधर उसका मन करेगा उधर चली जाएगी जो, ठीक है। तो हम भी खड़े हैं संतुलन से,
पर्वत और पहाड़ भी अपने संतुलन की अवस्था में है, तभी वो वहाँ पे स्थिर हैं। जिस दिन संतुलन गड़बड़ाया तो समझिए कि जो है वो गिर जाएंगे भरभरा के। जो इसके तमाम सारे उदाहरण आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि भैया पर्वतीय क्षेत्रों में मानव ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर दिया। कहीं खनन कर रहे हैं, कहीं पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जहाँ आदमी घूमने टहलने जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा ना, रोड बनाना पड़ेगा। वो रुके तो आदमी जाएगा नहीं, ठीक है, रोड बनाना पड़ेगा, उसको रहने के लिए आवास का बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के लाइनों से उसको जोड़ा जाएगा, यानी रेलवे से, राजमार्गों से, इस सब से जोड़ा जाएगा। अब आदमी जहाँ पहुँच जाता है वहाँ कुछ ना कुछ प्रदूषण कर ही देता है, तो उसके जो वेस्ट होंगे वो वहाँ पे फैलने लगेंगे, तमाम प्लास्टिक की चीज़ें वहाँ फैलने लगेंगी। यानी पूरी तरीके से जो पर्वत का इकोसिस्टम है वो गड़बड़ाने लगेगा। जो एक समय ऐसा आ सकता है कि जो है वहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। अब पता लगे इसके नीचे कोई गांव था यहाँ पे छोटा सा, और ये गिरा, पूरा गांव ही दब गया। जो है आप इस प्रकार की घटनाएं सुनते रहते हैं, जो है खास करके हिमालयी क्षेत्र में जो है भूस्खलन की घटनाएं। भूस्खलन भी एक आपदा के रूप में है, आप लोगों के सिलेबस में है आपदा प्रबंधन। जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भूस्खलन एक बड़ी समस्या है पर्वतीय राज्यों में भारत के, समझ रहे हैं। अब भूस्खलन के लिए मूल कारक जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है, लेकिन एक गौण कारक के रूप में मानव को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब ठहराया जाने लगा, क्योंकि जो इन आपदाओं की बारंबारता है, ठीक है, अगर आज के 100 साल पहले साल भर में 2 बार आते थे भूस्खलन या 2 जगहों पे आते थे, तो आज उनकी स्थिति हो गई कि वो 10-12 बार आने लगी। यानी उनकी बारंबारता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो नुकसान भी हमारा ही तो होगा, नुकसान भी बढ़ता चला जाएगा। तो बृहद क्षरण भी एक तरह की चट्टानों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है कि जल बहता हुआ होना चाहिए, वायु होनी चाहिए तेज चलने वाली, तरंग होनी चाहिए या हिम होना चाहिए। उसके लिए ये सब जरूरी नहीं है। उसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल का असंतुलन ही पर्याप्त है। जो तो मैंने पहले बता दिया कि संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे कोई पेड़ है, उसकी जड़ पकड़ के रखा है मिट्टी को, तो रुका हुआ है। आप गए खाली हैं घर पे, तो सोचे क्या कर डालें क्या कर डालें, तो भाई उसकी जड़ें वड़े खोद दिए, जो है कि हमारे इधर आ रही है, जो हमारी दीवार वॉल में टच ना कर जाए, हमारे घर में पत्तियां न गिरें, तो धीरे धीरे जड़ें खोद दिए, या उसी में पशुओं को बांधना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जहाँ पशु रहेंगे वो अपना रगड़ेंगे, जड़ उसकी खोदेंगे, जड़ उसकी धीरे धीरे दिखने लगी। यानी उसका संतुलन जो है, वो पकड़ जो है उसकी, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उनके घर के ऊपर ही गिर जाएगा, कहानी ख़त्म, घर गिर गया जो है। ठीक है, तो संतुलन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राकृतिक चीज़ें हों और चाहे मानव निर्मित चीज़ें हैं। अगर संतुलन नहीं ठीक है तो अगर चाहे पुल बनाएं चाहे मकान बनाएं, ठीक है, वो गिरना बिल्कुल तय है। जो ठीक है, हो सकता है कि बनाते समय ही गिर जाए। बिहार में तो अच्छी चीज़ ये है कि पुल उल बनाते समय ही गिर जा रहे हैं, ठीक है, तो चलो कोई नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। कहीं बनने के बाद, चालू होने के बाद गिरे तब पता लगे 100 गाड़ियाँ पुल पे, पुल गिर गया। तो देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में पुल गिरने घटनाएं हैं। तो अगर संतुलन ठीक से नहीं रहेगा, इंजीनियरिंग जो है वो बेहतर ढंग से नहीं रहेगी, चाहे पुल हो चाहे मकान हो चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, सब गिरेंगी जो है। तो संतुलन बड़ा जरूरी है। जो है संतुलन के लिए न केवल प्राकृतिक कारक जिम्मेदार हैं, बल्कि मानव निर्मित कारक भी ज़्यादा जिम्मेदार अब माने जाने लगे। जो मानव निर्मित कारक जो है अब ज़्यादा जिम्मेदार माने जाने लगे, समझ रहे हैं। देखो हिमखंड का टूटना जो है, क्योंकि हिमखंड जो है टूट के घर्षण चट्टानों में करता है, और वहाँ की चट्टानें उसके साथ में ही थोड़ा बह के या उसे रगड़ के, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो रही हैं। तो हिम को जो है वो अपर्दन के कारक में ही सम्मिलित किया गया है। इसलिए यहाँ पे हिम को हम लिख भी दिए हैं कि हिम जो है अपर्दन का कारक है। उसमें चट्टानें उसके साथ में टूट के जो है अवसाद के रूप में परिवर्तित होकर, या छोटी बड़ी चट्टानों के रूप में, कंकड़ बजरी के रूप में, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है।
और जो बृहद क्षरण है, इसमें दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। देखिए बृहद क्षरण में क्या होता है, बृहद क्षरण में एकमात्र कारक ये होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो असंतुलित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो असंतुलित हो जाता है, और असंतुलित होगा तो कोई भी चीज़ गिर जाएगी जो है। जैसे यहाँ मैंने बताया ना कि कोई घाटी है, पता लगे इसके बीच में रोड बनाना है सरकार को, रेलवे लाइन, तो इधर भी इतना काटेगा, इधर भी इतना काटेगा, जो इतना काट छाँट अगर कर दिए, यहाँ पे उसका लेवल बना दिए, ठीक है, तो संभावना है जो है कि ये जो पकड़ इसकी है ये कम हो जाए, इधर की तरफ गिर जाए जो है, या इधर की तरफ हम ज़्यादा खुदाई कर दिए, पता लगे यहाँ तक नीचे पहुँच गए जो है। खोदते खोदते आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ते भी बनाए जाते हैं, तो ऐसे काट काट के से मशीनों से बिल्कुल ऊपर से ऐसे पहाड़ी की। अब वो पहाड़ी कब गिर जाए भैया पता नहीं, ठीक है। तो अब वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका वो मजबूत नहीं रहेगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग भौतिक विज्ञान पढ़े ही होंगे, केंद्र में होना चाहिए किसी के, जो केंद्र में नहीं होगा तो फिर वो गिर जाएगी जो है, कोई भी, चाहे बिल्ली हो चाहे प्राकृतिक पदार्थ हो, सारी चीज़ें भी गिर सकती हैं जो। इसीलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनमें स्वतः समायोजन की क्षमता होती है, यानी सेल्फ जो सुधार है, देखिए वो अपने आप कर लेती हैं जो। लेकिन अब इतना ज़्यादा आप वो कर देंगे, मैं एक दिन कह रहा था कि अगर थोड़ा ओड़ा निकला है तो चलिए थोड़ा बहुत दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं खाएंगे तब भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा जो। लेकिन अब पता लगे पैरें काट दिए तो पैरें अभी 4 दिन बाद फिर पैर उग आएगा, ठीक है। तो ये सब ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं, तो उतना आप हस्तक्षेप करेंगे प्रकृति में, ठीक है, कि जो सहने की सीमा में हो, तो वो स्वतः समायोजन कर लेगी। आप कोई भी पेड़ काट दीजिए, साल 2 साल रुकी, उसकी जड़ें भी 2-4 जो है शाखाएं उसमें निकल के वो पेड़ का रूप ले लेंगी जो, ठीक है। लेकिन पूरा जंगल काट दीजिए आप जो है, जंगल के बीच में जो है बहुत बड़ा होटल बना दीजिए, कोई खनन की गतिविधि करना शुरू कर दीजिए। अब खनन में क्या होता है, खनन में आप पूरा होल बना दिए बड़ा सा, उसके नीचे आदमी जाके खनन कर रहे हैं, कोयला खन रहे हैं या कोई और खनिज पदार्थ खन रहे हैं, जो खोद रहे हैं, तो धीरे धीरे अंदर की चीज़ों को आप बाहर ला रहे हैं ना, अंदर खोखलापन बढ़ रहा है। अब खोखलापन बढ़ रहा है, बारिश होगी या कहीं से भी पानी अगर उसमें पहुंच गया ये तो भर भरा गिर जाएगा जो। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जितनी भी ऐसी पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें मानव का हस्तक्षेप लिमिटेड होना चाहिए। अगर लिमिटेड से ज़्यादा है, ठीक है, तो नुकसान स्वतः आपको ही पहुँचाएगा जो। लिमिटेड अगर होगा तो नुकसान कभी करेगा ही नहीं। लेकिन अब अगर एक लिमिट से ज़्यादा है कोई चीज़, तो वो नुकसान आपको स्वतः पहुँचाने लगेगी। जैसे अगर आप ये सोच लें कि हम अनाज खाने बंद कर देंगे, जो हम सब मांस मछली खाएंगे, भेड़ बकरी बंदर कुत्ता बिल्ली सब जो मिल जाए उसको काट खा लेंगे जो, ठीक है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपके खाद्यान्न की पूर्ति हो जाए, लेकिन ये जान लीजिए इकोसिस्टम जब बढ़ाएगा, ऐसा एक चीज़ छोड़ देगा, कोई बैक्टीरिया आप संक्रमित हो जाएंगे, कोई वायरस आपको संक्रमित कर देगा, क्योंकि लौट के आपको ज़्यादा संक्रमित कर देगा जो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप कोविड को देख सकते हैं जो, ठीक है। तो क्या है, उससे 4-10-20 गुना ज़्यादा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कितनी बड़ी बड़े सब डॉक्टर और बड़े बड़े देश जो बिल्कुल मेडिकल के क्षेत्र में अपने आप को अगुआ मानते थे, इटली जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, सब आदमी कुत्ते बिल्ली की मौत मर रहे थे जो, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कितनी टेक्नोलॉजी कितनी सब कुछ धरी की धरी रह गई जो। हालांकि तब भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके कारण बहुत सारे लोग जान भी बची जो है, लेकिन उतने लोग हम गंवा दिए जो है, ठीक है। तो प्रकृति में संतुलन जो है वो एक सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपके जो सिलेबस में एक टॉपिक शामिल किया जाता है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मतलब ये है कि एक कमेटी होती है केंद्र सरकार के स्तर पे, देखिए पर्यावरण मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक कमेटी होती है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट कमेटी। यानी कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र में आप राजमार्ग बनाने जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कमेटी क्या करेगी, बिना उसी कमेटी के आप एक ईंट वहाँ नहीं रख सकते हैं, जान लीजिए। जब वो कमेटी अपना अप्रूवल दे देगी कि हाँ ठीक है करिए, यानी वो कमेटी क्या देखेगी, वो कमेटी ये देखेगी कि इस हाईवे से जितना हमको फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि उससे ज़्यादा हमको नुकसान हो रहा है। अब कमेटी में देखा जाएगा कि कितने जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं, कितनी कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है, कितने पेड़ काटने हमको पड़ेंगे,
कितने जगहों पे भूकंप हो सकता है ज़्यादा आने लगे। ऐसा तो नहीं कि हम संतुलन बिगाड़ दे रहे हैं जो है किसी क्षेत्र में, कि भूस्खलन की घटनाएं भी हो जाए। ये सारी बातों का जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में ही तब फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को देगा, और वो फिर उस जो प्रोजेक्ट होगा, जो जिस कंपनी ने या भारत सरकार की कोई एजेंसी ने अगर वो प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको बताएगी भैया कि ये प्रोजेक्ट रहने दो, वो अपना अप्रूवल नहीं देगी। अब अगर देखेगी कि हाँ ठीक है, थोड़ा नुकसान तो है ही, ठीक है, लेकिन लाभ भी उससे ज़्यादा है जो, तो कहेंगे ठीक है ले जाओ बनाओ डन। अब पता लगे लाभ बहुत कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है, लाभ बहुत कम है नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े अप्रूवल देगी, कहेगी हटाओ इसको, कोई मतलब नहीं है, इससे ज़्यादा तो नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, लेकिन अब इतना ज़्यादा मत खो दीजिए कि खुद ही जिंदा रहने का संकट आ जाए जो। आज के 4-5 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक आदमी ने रेट डाला जो कि भैया हमारे घर के जस्ट बगल में ही हमारे पड़ोसी ने अपनी छत को जो है मोबाइल का टावर लगाने के लिए दे दिया है। तो ये भी एक सत्य है, तमाम सारे शोध अनुसंधान है कि बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के संपर्क में रहने से हानिकारक विकिरण इसमें उत्सर्जित होती हैं। अगर उसके पास रहेंगे तो आप मोबाइल भी लिए हैं, उसमें भी बहुत सारी हानिकारक विकिरण, अगर साथ में रख के सोते हैं, साथ में दिन भर जेब में लिए घूमते रहते हैं, ये तो उसके भी बहुत नुकसान है जो। तो उसने डाला कि भैया हमारी पड़ोसी ने अपने छत को दे दिया है मोबाइल टावर लगाने के लिए किसी कंपनी को जो है, और उससे हो रहा है हमको नुकसान बहुत ज़्यादा। ये माना जाता है कि उससे कैंसर, आपके टिश्यू जो हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं, और आपको कैंसर भी हो सकता है जो। ठीक है, हमको चाहिए 1 करोड़ रुपये मुआवजा। ठीक है, अगर ये टावर चलेगा तो हमको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा कंपनी को, नहीं हम चलने ही नहीं देंगे, हम हमारी जान को खतरा है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, अनुच्छेद 21 क्या है, पूरा मौलिक अधिकार का चैप्टर है। पूरे मौलिक अधिकार के चैप्टर में यही बात आपको बताई जाती है कि भैया इसमें से कोई भी अधिकार अगर आपका छीना, ठीक है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपनी रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में लिखा नहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अगर आपके अनुच्छेद 21 का मतलब क्या है, अनुच्छेद 21 का मतलब ये नहीं कि सांस चल रही हो खाली, अनुच्छेद 21 का मतलब ये है कि स्वस्थ पूर्वक अच्छे इन्वायरमेंट में सारी बुनियादी सुविधाओं के साथ आपको जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो अब आपके जीवन जीने के अधिकार को कोई व्यक्ति अगर प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो ये नुकसान आपका है, वो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है जो। हाई कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा है भैया, ठीक है, आप बहुत अच्छा लेके आए हैं, ठीक है, आपकी तर्क से हम थोड़ा बहुत सहमत भी हैं, लेकिन ये बताइए कि एक तो आपको अच्छा नेटवर्क नहीं मिलेगा, तब फिर आप दोबारा आएंगे। ठीक है, और अगर नेटवर्क आपको चाहिए, टेलीविज़न घर में चले, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, या तो थोड़ा बहुत विकिरण जो है, हानिकारक विकिरण के संपर्क में आपको आना पड़ेगा जो। तो हम ये आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाभ इसके हैं, तो हम ये आदेश नहीं दे सकते हैं कि केवल एक आदमी के इन्फेक्टेड से या उसकी संभावना से, ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग टावर के संपर्क में आ जाते हैं 100 में 100 लोगों को कैंसर हो जा रहा है। एक आध लोगों को हो सकता है, 1000 या 1 लाख में 1 लोगों को हो सकता है। तो 1 लाख में 1 लोगों के लिए, यानी 99,999 लोगों को हम अवॉइड कर दें खाली 1 लोगों की जान की सुरक्षा के लिए, तो ये नहीं होगा। इसको नेचुरल जस्टिस कहते हैं, न्याय, प्राकृतिक न्याय। ठीक है, तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है जो है, इसलिए मुन्ना ऐसा है कि तुम जाओ घर, अब विकिरण ज़्यादा हो तो घर बेच के कहीं दूसरी जगह बनवा लो, लेकिन हम ये नहीं आदेश देंगे कि टावर कल से बंद हो जाए जो। यानी उस टावर के चलने से नुकसान से कहीं अधिक लाभ है जो, इसलिए वो चल रहा है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि उसके नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे, उस दिन कोई भी याचिका दायर कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो मेरिट पे ही फैसला लेते हैं। ठीक है, तो वो कह देगा कि ऐसा है कि इसको बंद करो, हो गया खेल जो। यानी वो समझ जाएगा कि प्रकृति में एक सीमा से ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया, तो वो जो है आपको रोक देगा जो है। शरीर जैसे आपकी है, शरीर में आप खाना खाइए, बढ़िया बढ़िया खाइए, सब कुछ खाइए, कितना बढ़िया खाना होगा, बढ़िया गरम गरम याद दिला देते हैं आप लोग, बुरा लगेगा कि सर खाने की चर्चा कर रहे हैं जो है। बढ़िया पूरी हो, बढ़िया सब्जी हो, दाल चावल हो, ठीक है, खीर भी ऊपर से हो, मिठाई अलग से हो, ठीक है, तो आप कितना खा लेंगे। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती कर दी कि यार अच्छा है कुछ ज़्यादा खाएंगे जो, तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, आपकी शरीर कर लेगी।
पता लगा यहाँ तक खा लिया एकदम से। जो कई लोग होते हैं कि तुमसे जितना मुंह में पूंछ के अंदर ले जा पाए उतना वापस नहीं हुआ, ठीक है। तो कई तो मरते मरते बचते हैं, ठीक है। इसलिए एक सीमा से ज़्यादा आपकी शरीर भी नहीं झेल पाती है जो, ठीक है। ये हर जगह लागू है जो एक सीमा, इसी को भूगोल के टर्म में ही कहा जाता है लिमिट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। लिमिट ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे किताब भी लिखी गई है जो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, यानी समृद्धि की सीमा। समृद्धि की सीमा में जो बातें अभी तो मैंने बताई यही बात है कि प्रकृति में हम जो है हमारे विकास करने की अपनी एक सीमा है, यानी उसमें हस्तक्षेप की एक सीमा है। उस सीमा को जिस दिन हमने उल्लंघन कर दिया, उस दिन पर्यावरण के साथ साथ हम भी प्रभावित होंगे और हमारा भी नुकसान होगा। जो उस सीमा का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसीलिए बृहद क्षरण आपके सिलेबस में भी है कि जो है कोई अगर अधिकारी है, अगर उसकी पर्वतीय क्षेत्रों में वाला कैडर है राज्य कोई, ठीक है, तो वहाँ रहे तो उसको ये बात इस बात की समझ रहे कि भैया अगर यहाँ हम किसी पुल का ऑर्डर दे रहे हैं बनाने का, ठीक है, तो कितना इंच पे कितना एंगल पे बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बृहद क्षरण भी हो सकता है, मास वेदरिंग भी हो सकती है, यानी पूरा पहाड़ उलट पलट सकता है, वहाँ पे लोग जो स्थानीय वो प्रभावित हो सकते हैं। तो वो उसी प्रोजेक्ट को फाइनल देगा जो है अनुमति, जो जिसमें लाभ अधिकतम हो, नुकसान न्यूनतम हो। समझ गए? ये तीनों शब्द से अगर आप परिचित हो गए हों तो ठीक है, लिखवाना शुरू करें। ना हुए हों तो एक बार कहिए आओ थोड़ा समझा दें। जो इतना सरल तो है, इतने आप लोग कम आईक्यू के नहीं हैं, ठीक है, कि इतनी बातें ना समझें। क्यों क्यों तुम्हें समझ में आया? नहीं आया? अच्छा आया। पूछेंगे नहीं किसी से कि हाँ आया तो बताओ क्या आया। जो है आप अगर आ गया हो तो बता दीजिए, समय नहीं खराब करेंगे। तुम्हें आया? आ गया? सोनल और मोनल, क्या नाम है? सोनल आया तुम लोगों को? चलो बताओ, तीनों में अंतर बताओ, थोड़ा बताओ अपने मन से, खड़ी हो जाओ। तुम इतना अच्छा भाषण देती हैं, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, आते भी रेगुलर हैं, ठीक है, लेकिन कहीं हम डरते हैं ज़्यादा क्वेश्चन वोश्चन पूछते हैं, कल से गायब ना हो जाए। बताओ, बोलना आप लोग सीखिए जो है, ठीक है, डरिए उरिए मत। हम कुछ किसी कहेंगे, ठीक है, हमसे सीधा आदमी इस पूरे बस्ती जिले में नहीं होगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए ये क्या है, केवल यही बता दो तुम। अपक्षय। चलो तुम बताओ, हाँ तुमको छोड़ो, तुम बताओ, खड़े हो जाओ। अरे बताओ, खड़ी हो जाओ, गलत ही बताओ, तुम गलत ही बताओ। हाँ। ये कब मैंने बता दिया? तुम लोग तो, हमको लग रहा है, बैठ जाओ, तुम बताओ बीच में बेटा। और कोई, हम देख लें किसका चेहरा बता रहा है कि उसे समझ में नहीं आया। इसको लोग, हाँ तुम्हें आया बेटा, आपके पीछे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सबसे सेफ चीज़ है कि अपने को थोड़ा गुरुत्वाकर्षण किसमें, ये पूछा हूँ, मतलब दिमाग दोनों की स्थिर है नहीं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इतना सरल बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो दुख होता है हमको, कोई बात नहीं, हम दुख सह लेंगे। एक बार फिर से बताते हैं। जो अपक्षय का सीधा सा मतलब आप जानिए, कमजोर होना, यानी टूटना, सड़ना, गलना, किसमें? चट्टानों में। चट्टानों में, और चट्टानों में टूटने, फूटने, गलने, ये सब की प्रक्रिया कैसे होती है? तापमान और आर्द्रता के कारण। जलवायु, जलवायु शब्द कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब आप दो तीन शब्द अपने तरफ से जोड़ लीजिए कि उन्हीं की बात की जा रही है, यानी तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, ये सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है।
तो कहीं पे भी जलवायु होगी तो जलवायु में सबसे मुख्य जो कारक होता है वो तापमान होता है। तापमान किसी भी पदार्थ पे पड़ेगा तो या तो क्षरित होगा या तो कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें होगा ही होगा। इसलिए जो अपक्षयण होता है उसको दो तरीके से हम लोग बांट लेते हैं। एक भौतिक अपक्षय, थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं हम लोग। भौतिक अपक्षय और एक होता है रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत ये होता है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हों कि जैसे चट्टानें कमजोर, जैसे पशुचारण, किसी खेत में बहुत ज़्यादा पशुचारण होगा तो वहाँ की चट्टानें ढीली हो सकती है, ठीक है। इसलिए पशुचारण को अपर्दन का एक कारण माना जाता है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे कारक हैं जिसमें मृदा के जो मूल गुण हैं, जो मूल उसका कंपोनेंट है उसमें परिवर्तन ना हो, और मूल कंपोनेंट में परिवर्तन भी ना हो और वो टूट भी जाए। जैसे कहीं खनन की प्रक्रिया चल रही है, कहीं पे कोई निर्माण का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जैसे किसी चीज़ का खनन होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में एक पहले बड़ा सा छेद बनाएंगे, उसमें डालेंगे बम छोटे छोटे, ठीक है। बम डाल के उसके बाद फोड़ेंगे, बम को तेज़ी से देंगे, चट्टानें ढीली हो जाएंगी, फिर खोदने में आसानी रहेगी, जो है टूट जाएंगी कई टुकड़ों में, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सब भौतिक प्रक्रियाएँ हैं। और एक होती है रासायनिक प्रक्रिया जिसको हम लोग वियोजन बोलते हैं। वियोजन यानी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, विघटन या वियोजन, इन सारी प्रक्रियाओं को अगर सम्मिलित रूप से देखेंगे तो ये क्या करते हैं, चट्टानों को तमाम सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों में या सड़ा देती हैं या गला देती हैं। इन सब में जो है यानी चट्टानें ढीली होकर अवसाद में बदल जाती हैं। अवसाद मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो है, और इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है, अवसाद में बदल जाती हैं। अवसाद में परिवर्तन। अब ये अवसाद यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो हम यहाँ पर छोटे छोटे उसमें लिख दे रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा अवसाद होगा, यानी कोई चट्टान अगर होगी तो ये चट्टान गोलास्म यानी बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, गोलास्म। इसके बाद में आपका बजरी जो इससे छोटा टुकड़ा होगा, बजरी। चौथा है आपका रेत, सिल्ट, चीका। चीका मतलब जो सबसे महीन अवसाद की चीज, यानी इन दोनों कारकों से चट्टानें इतने सारे रूपों में बढ़ सकती हैं। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से चट्टानें ढीली होकर या कमजोर होकर या तो बड़े चट्टान में रहेंगी या गोलास में रहेंगी यानी बड़े बड़े पत्थर, या बजरी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या फिर रेत के रूप में हो जाएंगे छोटे छोटे महीन टुकड़े, या फिर सिल्ट के रूप में हो जाएंगे यानी बालू से भी महीन कण होंगे और एक तरह जम जाएंगे कहीं किसी क्षेत्र में जाकर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिल्ट। और चीका, चीका आप किसी तालाब में देखेंगे तो सबसे महीन कणों वाली मृदा होती है जो, ठीक है। तालाब में तो गांव में देखेंगे तालाब जो होगा उसमें जब तालाब सूख जाएगा, ठीक है, तो उसमें मृदा निकाल के देखिए तो थोड़ा जो है ब्लैक कलर की होगी, ठीक है, बिल्कुल काली काली होगी, ठीक है। तो उसको हम लोग चीका बोलते हैं, यानी सबसे महीन अवसादों से निर्मित मृदा। यानी इतने सारे टुकड़ों में कोई मृदा, ये कई बार क्रम लगाने भी देता है जो पीसीएस में और तमाम सारे एग्जामों में ऐसे दे देगा, बजरी, रेत, चीका, सिल्ट, गोलास्म, ठीक है। इसको बड़े से छोटे आकार में आरोही आरोही इसी प्रकार से दे देगा, क्रम लगाइए। तो यानी अपक्षय में जलवायु के कारण रासायनिक और भौतिक कारकों से परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कारण चट्टानें इतने सारे टुकड़ों में छोटे बड़े, बड़े टुकड़े हो सकते हैं, धीरे धीरे छोटे टुकड़े, इतने सारे छोटे बड़े टुकड़ों में परिवर्तित हो सकती हैं। जो परिवर्तित हो जाएंगी तो ये
कमजोर हो गई, कुल मिला के कहने का यानी अवसाद जो आपके हैं वो ढीले हैं। और ये जो प्रक्रिया पूरी है ये क्या है, अस्थैतिक प्रक्रिया, यानी एक स्थान पे ही चट्टान कहीं जा नहीं रही है चट्टान, इस प्रक्रिया को अस्थैतिक प्रक्रिया कहा जाता है। चलो अभी लिखवाएंगे तो अलग से लिखवा देंगे, इसमें ज्यादा ना पहुंचिए। अब दूसरा है अपर्दन। अपर्दन क्या है, अपर्दन एक गयात्मक प्रक्रिया, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है जो, तो अपर्दन को हम लोग गयात्मक प्रक्रिया मानते हैं। यानी यही चट्टान जो है अपर्दन के कारकों के द्वारा, यानी जल, हिम, पवन, तरंग आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरित होती है यानी ट्रांसफर होती है, तो इसमें यानी एक स्थान की बात नहीं, यानी अस्थैतिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की बात हो रही है, तो इसको हम लोग जो है गयात्मक प्रक्रिया करते हैं, यानी मूवमेंट इसमें होता रहता है जो। तो यानी अपर्दन के कारकों के द्वारा चट्टानों का स्थानांतरण, चट्टानों का स्थानांतरण, स्थानांतरण, चट्टानों का स्थानांतरण, तो यानी अवसादों का स्थानांतरण भी लिख सकते हैं, हालांकि अभी मैं लिखवा दूंगा तो उसमें लिखवाऊंगा ही, यहाँ लिख दीजिए चट्टानों का लिख दिए ठीक है, या अवसाद लिख लीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ हाँ अवसाद लिखें समझ में भी आएगा, अवसादों का स्थानांतरण। हाँ कहाँ भैया, यहाँ गोलास्म, गोलास्म ऊपर लिख दे रहे हैं, पढ़ ले जाओगे। गोलास्म के बाद बजरी, बजरी, उसके बाद में है रेत, और उसके बाद है सिल्ट, और उसके बाद है चीका। पढ़ ले जाओगे। चीका मतलब सबसे छोटी कण वाली मृदा या चट्टान। तो अपक्षय में टूट फूट कमजोर होना, अपर्दन में स्थानांतरण यानी अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अपर्दन के कारक हैं उनके द्वारा स्थानांतरण किया जाए। और बृहद क्षरण इन दोनों से भिन्न है। बृहद क्षरण में सीधी सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल के असंतुलित होने की दशा में चट्टानों का स्थानांतरण। आप समझ गए हो तो अब लिखना स्टार्ट कीजिए। इसको फट से लिखा देते हैं, अभी बहुत 15-20 मिनट समय, 20 मिनट में आराम से लिख लेंगे। आप ज़्यादा लिखना ही नहीं, बस 1.5 पेज लिखना है, ठीक है। तो अब एक हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, अनाच्छादन, डीन्यूडेशन। यहाँ लिखा है देख लो ऊपर, इसको मिटा देते हैं थोड़ा बहुत पार्ट इसका, नहीं तो आप इसमें हो जाएंगे कंफ्यूज। इसको लिख लिए है ना, ठीक है। हाँ चलो इतना बना रहने दो, ठीक है। तो अब अनाच्छादन हेडिंग डाल दो, पहले अनाच्छादन थोड़ा सा समझ लो। देखो भूपटल, इस हेडिंग है अनाच्छादन, और अंग्रेजी में लिख लीजिएगा डीन्यूडेशन। लिखा अंग्रेजी नहीं लिखा तो है, लिखो अनाच्छादन भूपटल पर, अनाच्छादन भूपटल पर, अनाच्छादन भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले प्रक्रियाओं का समूह है। अनाच्छादन भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाओं का समूह है, लाने वाली
प्रक्रियाओं का समूह है। जिसके अंतर्गत थोड़ा तेज लिखो आप लोग, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर चट्टानों में तोड़फोड़, कटाव, कटाव तथा क्षरण नहीं लिख पा रहे हैं? लिख लिए? वेरी गुड। क्षरण अनवरत चलता रहता है। अनवरत का मतलब हमेशा, अनवरत चलता रहता है। परिणाम स्वरूप भूपटल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप भूपटल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप भूपटल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में ये वाला बना लीजिए, ऐसे जैसे यहाँ बना है ना आच्छादन, ऐसे पहला लिख दीजिए अपर्दन, दूसरा लिख दीजिए सॉरी अपक्षय, दूसरा लिख दीजिए अपर्दन, तीसरा लिख दीजिए विरेचन। ऐसे कापी बना लीजिएगा जैसे बना लिए, वही बनाओ जहाँ बनाना है, जहाँ लिख रहे हो उसके आगे, समझ ही नहीं पाओगे। बना लिए? इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा ताजमहल बनाना है, ऐसे खींचो खटाखट तुरंत बन जाए। बन गया? हाँ, अब पैराग्राफ चेंज कर दो, नीचे से लिखो, तीनों एक टाइम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखो अनाच्छादन, सॉरी अनाच्छादन है, अपक्षयण पहले लिखो, ये है। अब उसको तो लिखवा ही दिए अलग से परिभाषा, तो उसको अलग से नहीं लिखवाने की जरूरत है। यहाँ से लिखो अपक्षयण मौसम में परिवर्तन के कारण, अपक्षयण मौसम में परिवर्तन के कारण अपक्षयण मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टानों का रासायनिक और भौतिक, चट्टानों का भौतिक एवं रासायनिक विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया है। चट्टानों का भौतिक एवं रासायनिक विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया है। देख लिए? विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत चट्टानें कमजोर होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं। जिसके अंतर्गत चट्टानें कमजोर होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं। कमजोर होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं। वही जो बात अभी तक समझो वही बात लिखना है, कोई अलग को थोड़ा मैं बता रहा हूँ मुझे, हैं? अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा अपर्दन जान लीजिए, समझ रहे हैं, तथा जब इन्हीं अवसादों
तथा जब इन्हीं अवसादों का अपर्दन के कारकों तथा जब इन्हीं अवसादों का अपर्दन के कारकों, अब अपर्दन के कारकों में बहता हुआ जल, कामा दे के लिख लो, अपर्दन के कारकों कामा दे के उसके आगे लिख दो, बहते हुए जल, पवन, हिमनद या हिम लिख दो, बहते हुए जल, पवन, हिमनद तथा या और तरंगों के द्वारा, हिमनद और तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, तो यह प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। तो यह प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। कहलाती है यानी अपक्षय और अपर्दन की परिभाषा आप बता चुके। एक लाइन और लिख लो, लिख दो, अपक्षयण एक अस्थैतिक प्रक्रिया, अपक्षयण एक अस्थैतिक प्रक्रिया, अपक्षयण एक अस्थैतिक प्रक्रिया, अस्थैतिक प्रक्रिया, वहीं अपर्दन गयात्मक प्रक्रिया है, वहीं अपर्दन गयात्मक प्रक्रिया है, वहीं अपर्दन गयात्मक भी बता देंगे इसको एक बार फिर से, जो है अस्थैतिक और गयात्मक नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे। अस्थैतिक अपर्दन को, अपक्षयण को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें चट्टानें अपने स्थान पर ही रहकर टूट फूट रही हैं, तो ये अस्थैतिक प्रक्रिया है, यानी अपने स्थान पे ही चट्टान कहीं जावा नहीं रही हैं, अपने स्थान पे ही वो टूट भी रही हैं, कमज़ोर भी हो रही हैं, विघटन भी हो रहा है, वियोजन भी हो रहा है, और पूरा ले दे के बात क्या जा रही है चट्टानों के अवसाद में परिवर्तन की, यानी छोटे टुकड़ों में बदलने की। तो ये अपने स्थान पे हो रहा है, तो इसलिए स्थैतिक प्रक्रिया। और अपर्दन क्या है? वही चट्टान, वही अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरित होते हैं तो वो क्या है? गयात्मक है, ठीक है, यानी वो अपने स्थान पे नहीं हो रहा है, वो गयात्मक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानों का स्थानांतरण उसमें सम्मिलित है, ठीक है? हाँ, हो गया। पूर्ण विराम लगाओ, तो ये सब भी बता रहे हैं, तो लगा लिया पहले ही, ठीक है? कई बार हम भी ज़्यादा जो आप लोग निर्देश दे देते हैं, पूर्ण विराम लगाओ, कामा लगाओ, ये सब आप लोग लगा ही लेंगे, ठीक है? लेकिन भी आधे लोग कापी चेक करेंगे तो कहीं काम ही नहीं लगाए होंगे, कहीं पूर्ण विराम में भूल गए होंगे, ठीक है? ये सब गलतियाँ मैं जानता हूँ किए ही होंगे, जो ये सब मत किए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण गलतियाँ हैं यूपीएससी में। मतलब समझिए कि आप बिंदी भी कहीं नहीं रख रहे हैं तो वो भी एक क्राइम की तरह है, जान लीजिए, ठीक है? हाँ, तो ये सब आदत अगर अभी से ये चीज़ चेत जाएंगे आप लोग, तो आगे आने वाले समय में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है? बिंदी बिंदी आप रखेंगे, कामा जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत है पूर्ण विराम की वहाँ पूर्ण विराम भी लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत है पैराग्राफ चेंज करने की वहाँ चेंज भी कर लेंगे। पैराग्राफ चेंज करो तो बात आ गई तो चेंज करो, पन्ना नहीं चेंज करना है। ये भगवान, यहाँ पैराग्राफ चेंज और पन्ना चेंज नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। पैराग्राफ चेंज का मतलब हो गया कि कोई लाइन लिख रहे हैं आपकी कॉपी में, मान लो ये कॉपी है, ऐसे ऐसे कॉपी है ना, ठीक है? पैराग्राफ चेंज का मान लीजिए लिख रहे हैं आप कॉपी में लाइन टू लाइन, अब पैराग्राफ चेंज करने का मतलब हो गया कि मान लीजिए लास्ट लाइन आप यहाँ तक लिखे हैं, या मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गए, कोई बात नहीं, तो आप इस लाइन के यहाँ से लिखने लगे, यानी कोई नई बात बताने जा रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है? तो घूंच के इसीलिए नहीं लिखा जाता है कि एक के ऊपर एक अक्षर नहीं लिख, क्योंकि घूंच के लिखने का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की उम्र का
लिहाज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो चेक करेगा वो कोई 20 साल का लड़का को थोड़ा चेक करेगा कि आँख वाँख सब सही हो। ठीक है, इतना हाई पावर का चश्मा लगाएंगे तो वो देख पाएंगे आप लिखे क्या हैं, और उसके ऊपर आप इतना छोटा छोटा लिख दिए हैं कि दूरबीन से देखें तो समझ में ना आए। ठीक है, और वो भी ऊपर से घोंच के भी लिखे हैं, ऊपर से कहीं पन्ने में पूरे सांस भी नहीं है, तो वो देख के कहाँ पे झल्ला जाएगा कि तुमको भैया हम होने नहीं देंगे, तुम मर जाओ चाहे जो। ठीक है, तो वो इतना कम नंबर देगा कि आपको चौपट ही कर देगा जो। तो इसलिए पन्ना न मुहाइए लिखते समय, और थोड़ा सा अक्षर दूर दूर लिखिए, और पैराग्राफ चेंज करते रहे हर एक मूल बात बताने के बाद। जहाँ भी कोई नई बात की जरूरत हो वहाँ पे पैराग्राफ चेंज। जैसे पहले क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो भूमिका लिख लीजिए, भूमिका खत्म तो पैराग्राफ चेंज। अब ये आपने मैसेज दे दिया कि भैया यहीं तक भूमिका है, ये आप पढ़ लीजिए, तो वो पढ़ेगा भी, दूर दूर लिखा है, बढ़िया लिखा है। क्या हो गया, क्या बता रही हो तो हैं? नहीं समझ में आया क्या? नहीं, हाँ तो अब इतना भी दूर नहीं लिख देना है कि मतलब दिखाना है कि हम बहुत ज़्यादा पन्ना भर दिए हैं, वहाँ दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब एक लिमिटेड दूरी बनी रहे अक्षरों के बीच में, ये ना रहे कि सब एक ही अक्षर लगे, जो है एक ही शब्द लगे। ठीक है, तो दूरी मेंटेन रहे और साफ सुथरा लिखा रहे, तो थोड़ा पढ़ने में मन करता है जो। ठीक है, जो पढ़ने में मन करेगा तो लिखे होंगे आप, तभी तो पढ़वा पाएंगे। और आप ये बिल्कुल तय कर लिए कि पढ़ के दिखाओ, जैसे मैं लिख देता हूँ कई बार। ठीक है, यहाँ व्हाइट बोर्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहता हूँ पढ़ के दिखाओ। ठीक है, तो कई बार आप लोग पढ़ ले जाते हैं, कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, तो पूछते हैं कि भैया ये क्या लिख दिए। तो मैं बताता हूँ जो, तो हमारी तरह घटिया राइटिंग में ना लिखिए, सही राइटिंग में लिखिए जो है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लिखो बृहद क्षरण, बृहद क्षरण भी अनाच्छादन का ही हिस्सा है। बृहद क्षरण भी अनाच्छादन का ही हिस्सा है। अनाच्छादन का ही हिस्सा है। जब पर्वतीय प्रदेशों में, जब पर्वतीय प्रदेशों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जब पर्वतीय प्रदेशों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भारी मात्रा में चट्टानों का विखंडन होता है, भारी मात्रा में चट्टानों का विखंडन होता है, तो इसे बृहद क्षरण कहा जाता है। तो इसे बृहद क्षरण कहा जाता है। इसके लिए अपर्दन के कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए अपर्दन के कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए अपर्दन के कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। लिखो पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में बृहद क्षरण, पर्वतीय क्षेत्रों में बृहद क्षरण, भूस्खलन, पर्वतीय क्षेत्रों में बृहद क्षरण, भूकंप, भूस्खलन, भूकंप आदि की तीव्रता को, आदि की तीव्रता को बढ़ा देता है, आदि की तीव्रता को बढ़ा देता है। आदि की तीव्रता को बढ़ा देता है। हो गया? इसके बाद अब कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक समाप्त हो गया। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं घर पे जाके एक बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा जो। ठीक है,
मान लीजिए इस तरह का प्रश्न है कि अनाच्छादन क्या है, अनाच्छादन की प्रक्रिया को समझाइए। ये तो जो आप लिखे हैं बिल्कुल आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में मैंने बिल्कुल संक्षिप्त लिखवाने का प्रयास किया कि चीज़ें आप बता ले जाएं। जो तो कितना ज़्यादा होगा आपका, ज़्यादा 150 शब्द होगा, 170-80 शब्द होगा, ये ज़्यादा है। जो लिखवाएं वो ज़्यादा नहीं होगा जो, ठीक है। तो उतने में आप इसी प्रकार से बता सकते हैं अपनी बातों को जो है, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो आपका रहेगा वो मुझे लग रहा है क्या है, जानकारी नहीं आप लोगों को, क्या पढ़ा दें, समुद्र विज्ञान पढ़ाने शुरू करें कि वायुमंडल पढ़ाएं? वायुमंडल शुरू करें, चलो तो कल वायुमंडल की शुरुआत करते हैं जो, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर जो है जो टफ टॉपिक है, जो फिजियोग्राफी वाला रीजन है, क्षेत्र है, देखिए इसमें थोड़ा टफ चीज़ें होती हैं। जो पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके बाद में ये सब जो है अनाच्छादन, ये सब थोड़ा सा टफ टॉपिक हैं जो है, लेकिन अब धीरे धीरे तो आपको समझने वाले टॉपिक आएंगे। अभी तक बुनियादी टॉपिक थे जो है। तो कल हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे जो है, ठीक है। थक गए हैं आप लोग कि और कुछ